हम सब ये कहते रहते हैं कि जो हमारा फ्यूचर है वो डेटा का है। डेटा इज द न्यू करेंसी। बहुत बार आपने सुन रखा होगा, मेरे मुंह से कितनी बार सुन रखा होगा। अब ये डेटा स्टोर कहाँ होता है? इंटरनेट पर। ये इंटरनेट की इंपॉर्टेंस है। अगर हम आज का ट्रेंड देखें तो वो क्या है? NFTs, क्रिप्टो करेंसीज, बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसको कौन बैक करता है? डिसेंट्रलाइजेशन, उसकी जो क्वालिटी है, मतलब अथॉरिटी बहुत सारे लोगों के पास, किसी इंडिविजुअल के पास नहीं। अब ये चीज पॉसिबल कैसे हो पाई है? इंटरनेट की मदद से। जैसे अभी आप सुनते हो ना कि अगर आपके पापा ने या दादा ने आज 1990 में 1980 में विप्रो के शेयर खरीद लिए होते, आज आप करोड़पति होते। उसी तरह लोग आज क्या कर रहे हैं? NFTs खरीद कर रख ले रहे हैं। सोच रहे हैं कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब वो बेच देंगे या उनके बच्चे बेच देंगे और अरबपति हो जाएंगे वो लोग। क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हाँ, आज से 10 साल 20 साल बाद यही हमारा फ्यूचर होने वाला है, इसी में लेन देन होगी तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम करोड़पति बन जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी डिपेंडेंसी इंटरनेट पर कितनी ज्यादा हो चुकी है, ये इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। तो यहाँ पर इमेजिन करो कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ये इंटरनेट बंद हो जाए, खत्म हो जाए। तो चलो माना, ये बात भी मानी कि भाई वर्ल्ड वॉर तो देखो होने से रहा, क्योंकि अगर इससे होगा तो जीतेगा कोई भी नहीं, पूरी दुनिया एक साथ हारेगी। तो बेसिकली इंसान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे हमारे इंटरनेट पर कोई भी असर आए। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर, हाँ वो एक चीज है जिससे इंटरनेट खराब हो सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन अगर नेचुरल डिजास्टर आया तो उससे इंसान भी तो खत्म होंगे। तो अगर इंसान ही नहीं रहे तो इंटरनेट का क्या फायदा? वो रहे न रहे कोई बात नहीं है। तो नेचुरल डिजास्टर एक चीज हो सकती है, मान लिए। लेकिन अगर मैं कहूं एक ऐसी चीज है जो हमारी धरती से करीब 14.75 करोड़ किलोमीटर दूर है, वो हमारे इंटरनेट को डिलीट कर सकती है, खत्म कर सकती है, फिर वो ऐसी चीज है जिसे आप रोज देखते हो, इवन उसके बिना हमारी धरती पर जीवन पॉसिबल ही नहीं है, वो है हमारा सूरज। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि भाई सूरज में ऐसा क्या है, वो ऐसा क्या कर सकता है कि धरती के लोगों को भी कुछ दिक्कत ना हो और इंटरनेट भी खत्म हो जाए? मतलब एक बार आप सोच के देखो कि अगर ऐसा हुआ तो मतलब हमारा फ्यूचर, मान लो हम क्रिप्टो में शिफ्ट हो गए, हमारा सारा लेन देन क्रिप्टो में होने लगा, उसके बाद अगर इंटरनेट चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, सारा डेटा मिट गया, तो सोचो पूरी दुनिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। भाई किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा, किस देश के पास कितना पैसा था, क्या था, क्यों था, कैसे था, मतलब सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे इस स्पेशल सूरज के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि इंसानों को बिना नुकसान पहुंचाए, ह्यूमैनिटी को बिना तंग करे, सिर्फ इंटरनेट को वो खराब कर सकता है? सी नॉर्मली हम सूरज को देखते रहते हैं तो वो हमें ऐसा ही दिखता है, नॉर्मल हर सूरज की तरह। लेकिन ये जो सूरज है, इसके सरफेस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत कुछ चलता रहता है। सूरज के सरफेस पर आपको ऐसे बहुत सारे हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे जिसका टेम्परेचर सूरज के एवरेज टेम्परेचर से 10 गुना, इवन कई कई जगहों पर 100 गुना ज्यादा होता है। इन हॉटस्पॉट्स की वजह से हमें बहुत सारे प्लाज्मा के ब्लास्ट देखने को मिलते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहना यह है कि सूरज की सरफेस पर बहुत ज्यादा कुछ चलता रहता है, अगड़म तिगड़म बहुत कुछ। इवन कभी कभी ये जो आयनाइज प्लाज्मा है, इसका जो ब्लास्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सूरज की ग्रेविटी हो गई, उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सबको छोड़कर आउटर स्पेस में पहुंच जाती है उसकी एनर्जी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड। और इस चीज को हम कहते हैं CME, यानी कोरोनल मास इजेक्शन। अब देखा जाए तो 99.99% जो CMEs होती हैं वो वापस सूरज के अंदर ही चली जाती हैं, लेकिन कुछ बाहर भी निकल जाती हैं। अब ये बात सारी की सारी पॉसिबिलिटीज पर डिपेंड करती है। अगर हम अपनी धरती को देखें तो ये एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह काम करती है। इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है सूरज से जो फ्लेयर्स निकल रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, इससे हमारी धरती, हमारे एटमॉस्फेयर को बचाना। ये उन फ्लेयर्स की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देती है ताकि वो धरती से दूर रहें। अब कभी ऐसा हुआ कि ये CMEs बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मात्रा में सूरज से निकली और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे धरती को सेफ नहीं कर पाई। ये फ्लेयर्स उस मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट करते हुए हमारी धरती के अंदर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा जो यहाँ पर मौजूद बहुत सारे डिवाइसेस को खराब कर सकता है। सबसे पहले तो हमारे आसमान के अंदर हमें ऐसा कुछ बहुत ही खूबसूरत सा ऑरा देखने को मिलेगा। अब ऑब्वियसली हमारा ह्यूमन नेचर है, कुछ भी अजीब देखते हैं ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में घुस चुका है ये चीज। हमारा हाथ हमारी जेब में जाता है, हम मोबाइल निकालते हैं, उसकी फोटो लेते हैं, उसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्टोरीज वगैरह में लगाने के लिए हमारा पहला रिएक्शन यही है। मुझे तो ये अजीब लगता है, लोगों का डिफेंसिव सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है, फोटोजेनिक सिस्टम चालू हो चुका है। वो लोग भागेंगे बाद में, फोटो पहले लेंगे। तो इस चीज की फोटो लेने के बाद जब वो इंस्टाग्राम वगैरह पे इसे अपलोड करने जाएंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या हुआ है, क्योंकि ये चीज तभी होगी
जब वो सोलर फ्लेयर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को डिसरप्ट कर देगा या फिर बेंड कर देगा या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी। जब ऐसा हुआ, उसने फोर्सफुली हमारी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको रेजिस्ट भी करेगी, वो वापस से अपनी उसी पोजीशन में जाना चाहेगी जहां पर वो थी। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब वो स्टेबल रहती है तब तो कुछ भी नहीं होता, तब तो जैसा चल रहा था सब कुछ चलता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो जाती है, चाहे वो फ्लक्चुएशन रोटेटिंग हो, चाहे उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो, मतलब बहुत ज्यादा हो जा रही है फिर कम हो जा रही है, फिर ज्यादा फिर कम, या किसी भी तरह का चेंज अगर उसमें आना शुरू हो जाए, तो उस चेंज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं किसी भी कंडक्टर में। अब पूरी धरती की मैग्नेटिक फील्ड है, तो पूरे धरती पर जितने भी कंडक्टर्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। करंट की डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि जब फ्लक्चुएशन होगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो पूरी धरती के जितने भी कंडक्टर्स हैं उसके अंदर आपको इंस्टेंट करंट दौड़ने लगेगा, वो आपको झटका देने लगेगा, और ये फ्लक्चुएशन जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। चलो मान लिया, सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगा, एक कंडक्टर के अंदर अपने आप करंट बहने लगा, ठीक है, मैजिकली कुछ हो रहा है, लेकिन उसका इंटरनेट से क्या लेना देना? इंटरनेट में ऐसी क्या चीज है जो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो देखो, ये जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आएगा उसकी वजह से जो बड़े इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर आपको ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, कुछ मोबाइल फोन हो सकता है खराब हो जाए, मेजॉरिटी नहीं होंगे। आपके लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह इतना ज्यादा उन पर असर नहीं पड़ेगा। आपके जितने भी सर्वर्स हो गए उन पर असर पड़ेगा, बताऊंगा किस पर असर पड़ेगा, लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग सर्वर्स होते हैं वहां पर इतना ज्यादा कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ना तो मोबाइल फोन, ना डेस्कटॉप, ना ब्रॉडकास्टिंग सर्वर्स, तो फिर बचा क्या? इंटरनेट में ऐसा क्या है? अगर हम इंटरनेट को देखें तो ये मैप आप देखो, इस मैप में ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो बेसिकली इंटरनेट यही है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया गया है वाया वायर, और ये वायर, फिजिकल वायर यूएस से मुंबई तक मान लो आ रही है, वो ऑप्टिकल फाइबर होती है, वो वाकई में आती है। ऐसे ही एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़कर इंटरनेट बनाता है। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड उस ऑप्टिकल फाइबर को खराब करेगी? तो इसका भी जवाब है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइट को छेड़ेगी भी नहीं, उसका लाइट से कोई लेना देना नहीं है। भाई फिर सवाल तो यही आ जाता है ना कि फिर खराब होगा क्या? इंटरनेट में अब बचा ही क्या खराब होने के लिए? तो देखो, ये जो लाइंस, ये जो आपको दिख रहा है जाल, ये कितने हजारों लाखों किलोमीटर का लंबा जाल होता है। एक ऑप्टिकल फाइबर हजारों किलोमीटर दूर तक जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे लाइट की बात करूं, आपकी टॉर्च में लाइट जला लो, कितनी दूर तक जाएगी? लेजर लाइट भी जला लो, कितनी दूर तक जाएगी? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। उसके बाद उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर समुद्र के नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर्स लगे हुए हैं, उन ऑप्टिकल फाइबर्स में मान लो 10, 20, 25, 50 किलोमीटर बाद जब इंटेंसिटी थोड़ी कम होने लगती है, खत्म होने लगती है, वहां पर एक सिग्नल बूस्टर का यूज करा जाता है, जिसे सिग्नल रिपीटर भी कह सकते हैं। इस रिपीटर का काम होता है लो एनर्जी वाली लाइट को लेना, उसको दोबारा से 100% इंटेंसिटी पे करना और आगे भेज देना। इस तरीके से लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक हजारों किलोमीटर ट्रेवल कर पाती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी तरह के डिवाइसेस को डैमेज करेगा। ये जो सिग्नल बूस्टर्स हैं इनको डैमेज करेगा, क्योंकि इन डिवाइसेस के अंदर लगे होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे चिप्स, और इन्हीं माइक्रो प्रोसेसर, इन्हीं माइक्रो चिप्स के अंदर लगे होते हैं बहुत ही छोटे छोटे इवन कुछ ट्रांजिस्टर्स के स्विच। और ये जो स्विचेस होते हैं ये माइक्रो एम्पियर पे काम करते हैं, मतलब इतना छोटा करंट कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप हाथ को ऐसे घिसोगे ना, उसमें ज्यादा करंट निकल जाएगा जितना उस स्विच को रिक्वायर्ड है। तो इसी वजह से ऐसे स्विच कंप्लीटली डैमेज हो जाएंगे, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये किसी भी काम की नहीं रहेंगी। ये फिजिकली वहां प्रेजेंट तो रहेंगी, लेकिन लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर पाएगा। इस चीज को कंप्लीटली ठीक करने में वो सोलर फ्लेयर आया, उसने धरती के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करा। मैग्नेटिक फील्ड कुछ हफ्तों में दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, सब कुछ नॉर्मल से ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद भी कुछ हफ्ते या कई महीने भी लग सकते हैं पूरी दुनिया में जितने भी रिपीटर्स थे, जितने भी सिग्नल बूस्टर्स थे, उनको रिप्लेस करने में। हम कह रहे हैं कि ये फ्यूचर की बात है, चलो फ्यूचर में मान लो 50 साल बाद ये चीज होती है। 50 साल बाद तो भाई कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना केबल्स का। स्टारलिंक है हमारे पास, इलॉन भैया है हमारे पास, उनका जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उनका तो बेस ही यही है ना कि ऑप्टिकल फाइबर्स के काम को खत्म कर देना है, क्योंकि उसके मेंटेनेंस में भी बहुत पैसा लगता है। उनका मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि धरती पर जितने भी फिजिकल वायर्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, उनको हटाओ, स्पेस में हजारों सैटेलाइट्स जाएंगी, वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर देंगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमारी टेंशन खत्म हो जाती है, राइट? नहीं, ये जो सोलर फ्लेयर होगी ये धरती पर जितना असर करेगी ना, उसका कम से कम 20 से 30%, इवन 40%
स्पेस में उसका असर देखने को मिलेगा। जितनी भी ये हजारों सैटेलाइट्स होंगी उसके अंदर भी ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिसमें आपको माइक्रोचिप्स देखने को मिलेंगी। इवन यहाँ पर मिली एम्पियर पे काम करने वाली चीज के अंदर भी डिस्ट्रप्शन आ सकता है। मान लो इस हजारों सैटेलाइट्स में से 30 से 40% सैटेलाइट भी खराब हो जाती हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इंटरनेट बेसिकली गया हमारा। लेकिन चलो, हो गया हमारा इंटरनेट खत्म, सब कुछ तबाह हो गया इंटरनेट वाला चीज, लेकिन हम दोबारा से उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट डिलीट कैसे हुआ? इंटरनेट डिलीट होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रॉडकास्टिंग सर्वर्स में इतना ज्यादा आपको असर देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको स्टोरेज सर्वर के अंदर देखने को मिलेगा। वहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, देखो, ओवरलोड सरचार्ज जो होता है उसके लिए प्रोटेक्शन वहां पर लगाई जाती है, लेकिन हम नहीं जानते ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन कितना करेंगी, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो यहाँ पर डेटा सेंटर्स के उड़ने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और एक बार अगर वो उड़ गए, मेरी वीडियो जो आप देख रहे हो वो इस दुनिया के किसी डेटा सेंटर में, किसी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है। आपने कल जो फोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी, वो दुनिया के किसी कंप्यूटर में स्टोर है। तो यहाँ पर क्लाउड हो या जो भी अपलोड करने वाली चीज हो, वो फिजिकल चीज है इस धरती पर। तो यहाँ पर ये डेटा सेंटर्स पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, और वो अगर खराब हो गए तो फिर मैंने जैसा बताया पूरी दुनिया स्टार्ट हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगा पूरी दुनिया का। अगर ये चीज हमारी क्रिप्टो वगैरह जब आ गया, सब कुछ आ गया, हमारा लेन देन उसी में होने लगा, उस चीज को इम्प्लीमेंट होने के बाद होता है। तो अब ये चीज कब हो सकती है? कल हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, 1 हफ्ते बाद हो सकती है, 1 महीने बाद हो सकती है, 20 साल बाद हो सकती है, 2000 साल बाद हो सकता है, किसी को नहीं पता। अच्छी बात यह है कि हमारा जो सन है वो बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इतना बड़ा इरप्शन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हमारी जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन, उनकी आने वाली जनरेशन तक तो ठीक है सब कुछ, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद वो कब अनस्टेबल हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर मजा आया होगा, कुछ नया आपको जरूर सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।